Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel Nursing with Sadaf Ikram. So we will discussing today drug affecting cardiovascular system. This is your second unit regarding pharmacology. कंटेंट हमारा यानी कि आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन किन कंटेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्डिक मेडिकेशंस, जिसमें आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसीई इनहिबिटर्स का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, अर्ब्स यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, वेजोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स, आइनोट्रोप्स, एंटी अरिथमिक, एंटीप्लेटिलेट, एंटीकोगुलेंट्स एंड लिपिड लवरिंग एजेंट। पीपीटी स्टार्ट करने से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं ताकि हम पीपीटी को मज़ीद इजी वर्डिंग में समझ सकें और हमें हर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बीटा ब्लॉकर्स एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, these medications used for various indication but particularly for the management of cardiac arrhythmia। ये मेडिकेशन हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंडिकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पर या ख़ास तौर पर इसको कार्डिक एरिथमिया को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, कार्डिक की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर एमआई यानी कि जब हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, तो उसके बाद हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देते हैं या हाइपरटेंशन में देते हैं। एज बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन और एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन के इफ़ेक्ट्स को डिमिनिश कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजीनियस कैटेकोलामाइन, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। एक्शन क्या है इसका कि एंडोजीनियस यानी कि कैटेकोलामाइन जो एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर जो कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में काम करता है। बीटा रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, मेनली इन लंग्स, जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, यूट्रस, वेस्क्यूलर स्टमक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, लोकेटेड इन फैट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इंडिकेशंस फॉर बीटा ब्लॉकर्स मतलब किस कंडीशन में, किस डिजीज़ में, किस प्रॉब्लम में हम बीटा ब्लॉकर्स को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, कार्डिक एरिथमिया की कंडीशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसके लिए मैंने एक स्लाइड ऐड की है, मैं आगे आपको समझाती हूँ कि कार्डिक एरिथमिया क्या होता है। ट्रीमर्स हो, हाइपरटेंशन हो, ट्रीमर्स कब हो, कार्डिक की वजह से, मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स्ड हो जाए, या सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल जैसे कि टेकिकार्डिया ट्रीमर, इन एंजाइटी एंड हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं। कार्डिक एरिथमिया क्या है, इसको हम इरेगुलर हार्ट बीट भी कहते हैं। ये कब होती है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि कोऑर्डिनेट होकर हार्ट के साथ काम करते प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना हो और आपका हार्ट पंपिंग एक्शन को प्रॉपरली पंप ना करे, तो उस नतीजे में या तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है टेकिकार्डिया, या तो बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है ब्रेडिकार्डिया। अब हाउ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते कैसे हैं? नॉर्मली की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो कि मैंने डिफ़ाइन किया है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की पीपीटी में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा था और उसमें मैंने बताया कि कंडक्शन सिस्टम क्या होता है डिटेल्स में। तो कंडक्शन सिस्टम में हमारे पास कुछ स्पेशलाइज किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एसए नोड में। एसए नोड क्या करता है, इम्पल्सिस को जनरेट करता है। ये इम्पल्सिस स्प्रेड होती हैं एट्रिया के ज़रिए यानी कि अपर चैम्बर्स में फैल जाती हैं। उसके बाद ये अपर चैम्बर्स को मतलब के एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद ये एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ आती हैं जो कि आपके हार्ट के लोअर चैम्बर्स होते हैं,
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू। ऐसे नोड ने अपर चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। ऐसे नोड ने इम्पल्सेस किसको भेजता है, एवी नोड को भेजता है। एवी नोड ने जब एवी नोड के पास आया तो उसने लोअर चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ब्लड पंप होके आपकी ओवरऑल बॉडी में चला जाता है। अगर कोई भी इरिथमिया हो जाता है, मतलब कि इम्पल्सेस या तो ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, या तो उनमें डिले आ रहा है, या तो स्लोली जनरेट हो रही हैं, तो उस नतीजे में डिस्टर्ब्स हो सकती हैं आपकी ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल पाथवे। टाइप्स ऑफ इरिथमिया क्या, इरिथमिया को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है उनके ओरिजिन के हिसाब से, मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अबव द वेंट्रिकल्स। सुप्रावेंट्रिकुलर्स क्या होता है, देखो सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं आपके हार्ट में, नीचे होते हैं, ठीक है, लोअर चैम्बर्स जिसको हम कहते हैं। तो सुप्रा मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर वाली कौन सी चीज़ है, एट्रियम। तो एट्रियम के अंदर टेकिकार्डिया हो रहा है, मतलब कि ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस कहाँ आ रही थी, एट्रियम में आ रही थी। तो एट्रियम क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिया हो रहा है, ये एरिथमिया की बात कर रहे हैं। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और इन द वेंट्रिकल्स पे भी हो रही हैं, किस नतीजे में, रेट टेकिकार्डिया हो रहा है या तो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ये इसकी कॉमन टाइप्स इंक्लूड है हमारे पास। टेकिकार्डिया अगर आपका हार्ट ओवर बीट कर जाता है, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं टेकिकार्डिया। एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन टाइप है, जहाँ पर आपके जो अपर चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड योर अपर चैम्बर्स प्रेजेंट इन द हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अपर चैम्बर्स हम इनको कहते हैं। क्वीवर्स इंस्टीड ऑफ बीटिंग इफेक्टिवली, दिस कैन लीड टू ब्लड क्लॉट एंड स्ट्रोक। अगर वो प्रॉपरली पंप नहीं हो, यानी प्रॉपरली क्लॉट उनके मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो, रिलैक्स ना हो, तो ब्लड पंप ही नहीं करेगा। ब्लड पंप नहीं करेगा तो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, क्लॉट बन सकता है वहाँ पे। भाई अब देखो ना कि आर्थरोस्क्लेरोसिस है तो क्लॉट तो बनना ही बनना है, प्लेक फॉर्मेशन जो हुई है वहाँ पर। अब स्ट्रोक, इस्कीमिक अटैक हो सकता है। भाई स्ट्रोक क्यों हो सकता है, अरे स्ट्रोक इसलिए हो सकता है कि जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा, हाइपोक्सिया होगा। क्लियर हो गई बात, हाइपोक्सीमिया होगा, समझ आ गई। तो हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का कम होना इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, ब्लड का कम होना इज कॉल्ड ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। क्लियर हो गई बात। जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो स्ट्रोक होता है। एट्रियल फ्लटर ये भी एक टाइप है टेकिकार्डिया की, सिमिलर टू एट्रियल फिब्रिलेशन, ये इसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर रैपिड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है एट्रियम के अंदर। जल्दी जल्दी ब्लड आ रहा है, जल्दी जल्दी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जल्दी से एसएनओ इम्पल्सेस को जनरेट कर रहे हैं, जल्दी से एट्रियम क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसमें रैपिड हार्ट बीट होती है ओरिजिनेटिंग अबव द वेंट्रिकल्स। मतलब कि अब देखो ना, हमने पीछे पढ़ा एट्रियल फ्लटर, एट्रियम के पास कहाँ से आ रहा है, ऐसे नोड से आ रहा है, इम्पल्सेस बहुत स्पीड में आ रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जल्दी से ब्लड कहाँ आया, इम्पल्सेस कहाँ आई, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल जब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ गया, आयोटा में गया, आयोटा से ओवरऑल बॉडी में गया, तो ये स्पीडली गया। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की वजह से रैपिड हार्ट बीट होती है, तो हार्ट बीट आपकी ओवर 100 चली जाती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मोस्ट डेंजरस टाइप है, जहाँ पर आपके वेंट्रिकल्स प्रॉपरली ब्लड को इफेक्ट ना करें, पंप ना करें, पुश ना करें, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जिसके नतीजे में कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें अगर पेशेंट का ब्लड सप्लाई रुक गया, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया, तो उसकी वजह से उसको इस्केमिक अटैक हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से क्या होता है कि वो पेशेंट जो कि डिहाइड्रेटेड होते हैं, वो पेशेंट जो कि ज़्यादा काम करते हैं, वो पेशेंट जिनको हीट स्ट्रोक होता है, अक्सर उनको कार्डिक अरेस्ट होता है। और हमें खबर ये मिलती है या हमें कहा जाता है, हमारे यहाँ एक मिथ बनाई गई है कि मरहूम जो भी इंतकाल हो जाता है जिसका, तो उसको ये कहा जाता है कि गिरने की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब गिरने की वजह से किसको हार्ट अटैक होता है, गिरने की वजह से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। होता क्या है, कार्डिक अरेस्ट होता है। कैसे होता है, कोई डाइट अगर अच्छी नहीं ले रहा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, फैट ज़्यादा है, ओबीज, वेट गेन है, भाई एडिपोज टिश्यू ज़्यादा बढ़ गए, फैट सेल्स ज़्यादा हो गए, कोलेस्ट्रॉल डबल हो गया, एलडीएल हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया। इसके नतीजे में
जब आप डिहाइड्रेटेड भी हो, साथ साथ आप हीट स्ट्रोक चल रहा है, आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो, डाइट का आप ख्याल नहीं कर रहे, तो अगर किसी भी वजूहात की वजह से ब्लड सप्लाई 10 सेकंड या 15 सेकंड तक अगर रुक जाता है और वो दोबारा रिवर्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इस्कीमिक अटैक। और इसमें दोबारा रिवर्स हो जाना इसका मतलब है कि पेशेंट दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 सेकंड तक जो ब्लड सप्लाई रुकता है और वो बहाल नहीं होता, जिसके नतीजे में पेशेंट को शदीद दर्द होता है, दर्द होने की वजह से वो गिरता है, गिरने की वजह से जब आप उसको सीपीआर नहीं देते, जब आप उसको ब्रीथिंग नहीं देते, जिसके नतीजे में उसकी डेथ हो जाती है। अगर आप नर्सिस हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट नज़र आए, रास्ते में हो, हॉस्पिटल में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके घर में हो, आपकी फैमिली में हो, जब भी कोई ऐसा मरीज़ हो जो दिल के दर्द की वजह से गिरे, तो आपको समझ जाना है कि ये कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट है। फटाफट आपने सीपीआर करना है। सीपीआर करने से जब हम पुश करते हैं उसके हार्ट को, तो रुका हुआ ब्लड सप्लाई दोबारा आना शुरू होता है, बहाल होना शुरू होता है और आप एक ज़िंदगी बचा लेते हैं। ज़िंदगी बचाना और मौत देना बेशक कुदरत के हाथ में है, लेकिन कुदरत ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाने का हाथ भी कुदरत का है, क्योंकि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हो और आपके अंदर ये अथॉरिटी गॉड गिफ्टेड है कि आप किसी न किसी तरीके से पेशेंट की हेल्प करते हो। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने, कुदरत ने आपको इस मकाम पे खड़ा किया कि आप किसी पेशेंट की देखभाल कर सकते हो। लाखों लोग अप्लाई करते हैं बीएसएन के लिए, हज़ारों लोग चुने जाते हैं टेस्ट देने के लिए, 100 लोग गिने जाते हैं मेरिट के लिए, उसमें से 50 सीटें होती हैं कॉलेज के लिए। 50 में से हम क्या करते हैं, उनमें जो अच्छे ग्रेड वाले होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गॉड गिफ्टेड हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं। तो अपने प्रोफेशन को अच्छा पेशा दें, अच्छा नज़रिया दें, पॉजिटिव होकर सोचें और हर पेशेंट की मदद करें। क्लियर हो गई बात। ब्रेडिकार्डिया, अब अगर स्लो हार्ट बीट है अंडर 60 बीट पर मिनट है, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या है, स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट। अगर नॉर्मल हार्ट रेट से स्लो हो गया तो साइनस नोड में, यानी कि आपका जो साइनस नोड है, एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड है, भाई वो इम्पल्सिस को जनरेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, जब करंट ही नहीं आ रहा तो आपके जो बटन इतने सारे लगे हुए किस काम के। जब मेन स्विच आपने ऑफ किया हुआ या मेन स्विच आपका काम ही नहीं कर रहा, या पावर कम होने की वजह से, वोल्टेज कम होने की वजह से आपका बल्ब क्या है, डिम जल रहा है। क्लियर, आपका फैन क्या है, डिम हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, वोल्टेज ही नहीं है, पावर ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पोटेंशियली तौर पर, पार्शियली तौर पर या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं वेंट्रिकल से, यानी अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वेंट्रिकल्स में नहीं आ रही, कंप्लीटली ब्लॉक्ड होने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। क्लियर। एग्जाम्पल्स क्या है बीटा ब्लॉकर्स की, यहाँ पर बात आती है कि जिस तरीके से ये एक चार्ट बनी है तो आप भी अपनी चार्ट बनाएं इस तरीके से अपने पेपर पर, लेक्चर के साथ साथ ऊपर हेडिंग मेंशन करें बीटा ब्लॉकर्स, साथ उसका छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखें, उसकी इंडिकेशंस लिखें कि किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, साथ उसकी कंट्रा इंडिकेशन आगे हम पढ़ेंगे आप वो लिखें। उसके बाद ये चार्ट बनाएं, इसकी मेडिसिन है, इसकी मेडिसिन को याद करने के लिए लोल आप ये याद कर लो कि लोल आपके पास लास्ट में आएगा, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, विसोप्रोलोल, कार्विडोलोल। क्लियर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी से ली गई है। एटिनोलोल का ट्रेड नेम टिनॉर्मिन जो कि 25, 50 एंड 100 मिलीग्राम है। मीटोप्रोलोल, मेरोल एंड लोप्रिसोल 25 to 100 मिलीग्राम है। इंड्रॉल आमतौर पर यूज़ की जाती है 10 एंड 40 मिलीग्राम। कॉन्कोर कॉर्बिस 2.5, 5 एंड 10 मिलीग्राम। कार्विडा 6.25, 12.5 एंड 25 मिलीग्राम मौजूद होती है। ये आपके पास एक सिनेरियो आ सकता है, आपको पता है कि आपके पास सिनेरियो आ सकता है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी एज ये है, ठीक है, ज़्यादा यंग है, ज़्यादा ओल्डर भी नहीं है, आप उसको कौन सी मेडिकेशन प्रीफर कर सकते हो। अगर आपके पास मेटोप्रोलोल है और अगर वो आपके पास 50 मिलीग्राम है, 50 मिलीग्राम आपके पास वो मेडिसिन है और डॉक्टर ने कहा है कि आप उनको 2 में कन्वर्ट करके आप दो, मतलब कि 50 मिलीग्राम में, तो उनको क्या करना है, 2 टैबलेट हो गई, तो एक उन्होंने सुबह लेनी है, एक उन्होंने शाम में लेनी है, ठीक है, जिसे बीडी कहा जाता है। तो अब क्या कहा गया है
कि आप उनको मेडिसिन कैसे दोगे। तो सिंपल सी बात है, 25 यानी कि जो 1 टैबलेट है 25 मिलीग्राम की वो मॉर्निंग में, 1 टैबलेट है 25 मिलीग्राम की वो शाम में देनी होती है, यानी कि रात में। अब इसके पास हमारे पास साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक सिनेरियो आ गया कि पेशेंट ने कौन सी ऐसी मेडिकेशन ली जहाँ पर ये सारे साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं, आपको पहचानना है। जिसमें हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, घबराहट होना, नोज़िया, वीकनेस, डिजीनेस, आंखों के सामने अंधेरा आना, मुंह का खुश्क हो जाना, स्किन एंड आइज़ का खुश्क होना, हार्ट बीट का स्लो हो जाना, हाथ और पैरों का सूज जाना या एडिमा हो जाना। कंट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट को एलर्जी हो, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक वही है कि जब 10 से 15 सेकंड के लिए ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई हार्ट में रुक जाए तो उसको हम शॉक कहते हैं, क्योंकि पेशेंट शॉक में चला जाता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हम डिस्कस करते हैं अभी। एस्थमा, नॉन एलर्जिक ब्रोंकोस्पास्टिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहा जाता है। माइल्डेस्ट फॉर्म होती है हार्ट ब्लॉक की। एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, आपके जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, मतलब कि ऐसे नोड से यहाँ से इम्पल्सिस जनरेट होकर यहाँ पहुँचती हैं डिले होने में। अब जो जल्दी यहाँ पर पहुँच रही थी, अब वो इतने टाइम में पहुँच रही है, ये स्लो बिल्कुल कहाँ पहुँच रही है? एवी नोड तक। कहाँ पहुँच रही है? एवी नोड तक। और आ कहाँ से रही है? ऐसे नोड से। और जबकि इतनी स्पीड में पहुंचती थी तो 0.8 सेकंड में आपका कंप्लीट साइकिल चलता था, आज वो 3 सेकंड पे चला गया, 4 सेकंड पे चला गया। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक तो होना ही होना है। इसमें आप नर्सिंग केयर क्या दोगे? मॉनिटर वाइटल साइन एंड ईसीजी, टीच पेशेंट टू टेक हिज पल्स बिफोर टेकिंग अ बीटा ब्लॉकर्स। पल्स लेनी है बीटा ब्लॉकर्स लेने से पहले भी और बाद भी। टेल हिम हर टू विद होल्ड एंड डोज विद अल्टर द ड्रग इफ पल्स इज बिलो 60। आपने पेशेंट को कहना है कि अगर 60 BPM, ठीक है, से अगर कम हो जाती है पल्स तो आपने डोज को होल्ड करना है, नहीं लेनी मेडिसिन। पेशेंट को बताना है कि अगर कोई भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट वो नोट करता है तो हमें फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। एडवाइस करना है उसको कि उसकी पोजीशन चेंज करे ताकि वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से बचे। वार्न करना है पेशेंट को कि अपनी मर्जी से कोई भी ड्रग डिसकंटिन्यू ना करे विदाउट डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपने 2 हफ्ते खानी है तो भाई आपने खानी है, अगर आपने बीच में छोड़ी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर ने आपको कह दिया 15 दिन लेनी है तो 15 दिन लेनी है। 16वें दिन आप नहीं लोगे, आप फॉलोअप के लिए आओगे और आप बताओगे कि आपके 15 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम क्या देंगे? यहाँ पर हम देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन की कैटेगरी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है? एक ऐसी मेडिसिन है जिसको मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन के लिए दी जाती है जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट करती है। ये वर्क करती है, ये कैल्शियम चैनल की एंट्री को ब्लॉक कर देती है हार्ट और आर्टरी के वॉल्स के अंदर। क्लियर? यानी कि ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देती है, कैल्शियम एंटर नहीं होता। मैकेनिज्म क्या है? कैल्शियम एक ऐसा रोल प्ले करता है, आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। हार्ट में और ब्लड में क्या होता है? जब ये हार्ट और ब्लड वेसल्स में कैल्शियम आइंस एंटर हो जाते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, एल टाइप वोल्टेजिज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं जिसकी मदद से ये एंटर होते हैं। जैसे हमारे स्किन पोर्स हैं, क्लियर? आपको पता है स्किन पोर्स हैं, पसीना आता है जैसे हमें, सही है? तो इस तरीके के पोर्स होते हैं, एल टाइप के सेल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जिसके नतीजे में जब ये चैनल ओपन होता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती है, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है स्ट्रांगली। तो कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को स्लो कर देते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट रेट स्लो हो जाता है। टाइप्स क्या है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की? डायहाइड्रोपायरिडाइंस, ये प्राइमरीली एक्ट करता है आपके ब्लड वेसल्स पर, वेजोडाइलेशन करवाता है जो कि डायरेक्ट आपके हार्ट कंडक्शन सिस्टम पर इफेक्ट करेगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगा और हाइपरटेंशन करवाएगा, यानी कि ब्लड को इंक्रीज करेगा। इसमें हमारे पास कौन सी मेडिसिन आती है? एम्लोडिपाइन, नॉर्वेक्स, नेफोडिपाइन, प्रोकार्डिया, इस्ट्राडिपाइन, नेजोल्डिपाइन। क्लियर? मेडिसिन आपने साथ साथ याद रखनी है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। नॉन डिहाइड्रोपायरिडाइंस, ये जो मेडिसिन होती हैं ये मोर प्रोनाउंस होती हैं, हार्ट पर इफेक्ट करती हैं, हार्ट रेट को स्लो करती हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती हैं और वेजोडाइलेशन करवाती हैं, एरिथमिया को भी कंट्रोल करती है और अंजाइना में भी हम इसको दे सकते हैं। इसमें कौन सी मेडिसिन आती है? वेरापेमिल, कैलान एंड वेरिलान, डायल्जिटेम एंड कार्डिजिम एंड टाइजिल। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब कोरोनरी आर्टरी डायलेट होती हैं
और पेरिफेरली आर्ट्रियोल्स। तो क्या होता है, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। अभी हम आगे देखते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है। जब ये इफेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली तौर पर एसए नोड और एवी नोड की कंडक्शन स्टार्ट होती है, जिसके नतीजे में मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब इंडिकेशंस क्या है कि हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, hypertension, cerebrovascular spasm, reduction of cardiovascular hypertrophy, reduction of atherosclerotic lesions, myocardial protection from ischemic damage। एग्जाम्पल्स क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, डिल्टेजियम, हर्बेसर डिल्जेम 30 to 60 मिलीग्राम, इसमें आ जाता है हर्बेसर SR 90-180 मिलीग्राम, इटिजेम SR 90 मिलीग्राम, वेरापेमिल कैलान 40 to 80 मिलीग्राम, कैलान SR 240 मिलीग्राम, आइसोप्टिन 80 to 40 मिलीग्राम, एमोल्डिपाइन, नॉर्वेक्स जिसको हम कहते हैं कॉमनली यूज़ की जाती है 5 to 10 मिलीग्राम। नर्सिंग केयर हम इसमें क्या देंगे, स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ड्रग्स एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब, जो एग्जैक्टली डॉक्टर ने डोज लिखी है आपने वही देनी है। पेशेंट को टीच करना है कि वो अपनी पल्स को चेक करे हर डोज के बाद, नोटिफाई करना है डॉक्टर को अगर पल्स स्लो हो रही है 60 बीट पर मिनट से या फिर इरेगुलर हो रही है। पेशेंट को बताना है कि लिमिटेड सॉल्ट इंटेक करें, जो डिस्क्राइब की गई है, प्रिस्क्राइब की गई डोज है, जो भी मेडिसिन है उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो सकता है तो साल्ट का इस्तेमाल कम करें। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, और कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग से तो नहीं देना। इन लैक्टेटिंग मदर्स एंड रीनल इम्पेयरमेंट, वो मदर जो कि फीडिंग करवाती हैं तो उसमें हम नहीं दे सकते। और अगर कोई रीनल इम्पेयरमेंट किडनी फेलियर के साथ है, किडनी स्टोन के साथ है, नेफ्राइटिस के साथ है तो आप उसको भी नहीं दोगे। फिर हम देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स क्या है, अल्फा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्व्स और ब्लड वेसल्स को बाइंड करवाती हैं अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर के साथ, जो बाइंड होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक किया, अब ये क्या काम कर रहा था, बाइंड हो रहा था अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर के साथ जो कि वेस्कुलर स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है। अल्फा ब्लॉकर अल्फा के काम को रोक देना। अल्फा ब्लॉकर्स क्या है, इसको हम अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं और अल्फा एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि वर्क करती है, जो नॉन एपिनेफ्रिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको ब्लॉक कर देती है और अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर थ्रू आउट द बॉडी, आपकी बॉडी के जरिए नॉन एपिनेफ्रिन का इफेक्ट ख़त्म कर देती है। इंडिकेशंस हम किस किस में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया। अब यूजेस हम इसके देखते हैं डिटेल से। अल्फा ब्लॉकर्स को प्राइमरीली यूज्ड किया जाता है कि हम हाइपरटेंशन ट्रीट करें ताकि ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएं और ब्लड प्रेशर लो हो जाए। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपका यहाँ से आता है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ये क्या करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है प्रोस्टेट ग्लैंड के और ब्लैडर नेक के, जिसकी वजह से यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो भी डिफिकल्टी होती है यूरिनेशन, वो ईज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी इतनी नहीं होती। ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया का मतलब है आंखों का लाल हो जाना। कुछ आई ड्रॉप्स जो है वो टेम्परेरी तौर पर आई को रिलीव करते हैं कि अगर रेडनेस हो रही है तो डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं, जैसे कि वॉल्लप वगैरह होता है। वॉल्लप बेसिकली तौर पे क्या है, VAL एंड LUB, तो ये एक आई ड्रॉप है जिसको अक्सर डॉक्टर प्रीफर करते हैं। आंखों में खारिश होना, रेडनेस होना, पानी आना, डिस्चार्ज आना, उसके लिए हम इसको देते हैं। तो वो जो आई रेडनेस को टेम्परेरी तौर पर यूज़ किया जाता है, एक्चुअली वो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कंजक्टिवा के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, कंजक्टाइवा बेसिकली जो आपकी लेयर है, तो उसमें क्या होता है, ये इनको कंस्ट्रिक्ट करती है, नैरो करती है ताकि ब्लड जो है वो कम हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए और आई जो है आपकी रेड हो रही है वो कम से कम लाल हो। मतलब कि ब्लड सप्लाई जब कम होगा तो वो कम हो जाएगी, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जब ज़्यादा उनमें ब्लड आता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है कोरोइड वाले पोर्शन से जो कि मिडिल लेयर होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आँख के अंदर क्या होती है, रेडनेस होती है। अल्फा ब्लॉकर्स की आपके पास क्या है, जेनरिक नेम, इसके लास्ट में आएगा सिन, SIN, सिन, इससे याद कर लो। डॉक्साजोसिन कार्डियोरा 2 to 4 मिलीग्राम, पैराजोसिन मिनी प्रेस 1 to 2 मिलीग्राम यानी हाफ में देते हैं। टेराजोसिन हाइट्रिन 1, 2 and 5 मिलीग्राम अवेलेबल है। नर्सिंग केयर में पेशेंट को वार्न करेंगे कि मेडिसिन लेने के बाद सिटिंग पोजीशन में रहे या तो फिर लाइन पोजीशन में रहे, फौरी तौर पर खड़ा ना हो। परफॉर्म करें, बेसलाइन असेसमेंट करें अपनी,
वाइटल साइन लें, पेरिफेरल पल्स लें, स्किन कलर देखें, टेम्परेचर देखें, कैपिलरी रिफिल देखें कि उनको साइनोस तो नहीं हो रहा। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि अल्कोहल या एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादातर तक खड़ा भी ना रहे, इंटेंसिफाई ये इसके एडवर्स इफेक्ट को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट टू डॉक्टर, अगर आपको डिजीनेस हो रही है या हार्ट बीट आपकी रेगुलर हो रही है तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? कंट्राइंडिकेशन डिजीनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, नेजल कंजेस्शन ड्यू टू डायलेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा एंड आर्ट्रियोल्स। नेजल कंजेस्शन क्यों होगी? क्योंकि डायलेशन हो जाएगी नेजल म्यूकोजा की। हेडेक, रेफ्लेक्स टेकिकार्डिया, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी इंसफिशिएंसी और अंजाइना, हार्ट फेलियर। यूज कॉशियसली इन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या जो फीडिंग करवाती हैं उन वुमेन्स में हमने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स प्रिवेंट करता है कि एंजियोटेंसिन 1 की एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन ना हो, एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। बिसाइड डिक्रीजिंग, यानी कि अगर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है तो उसके पीछे का राज क्या है कि ये पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। जब एंजियोटेंसिन 2 कम होगा और उसकी इनहिबिशन होगी तो एड्रीनोकॉर्टिकल सिक्रीशन एल्डोस्टेरोन की कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होती है बॉडी के अंदर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट करता है, इंटरफेयर करता है आपके बॉडी के रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के साथ। रास मैकेनिज्म तो आप सबने पढ़ा ही होगा, उसके साथ इफेक्ट करता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। रास सिस्टम आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। स्पेसिफिकली ये एक एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक भी कर देता है और ये एंजाइम क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल होता है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ये आपके पास मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इंडिकेशंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स किस में हम दे सकते हैं? हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड लिवर डिसफंक्शन में हम इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? इसके लास्ट में आता है रिल, RIL, कैप्टोप्रिल, कैपोटीन 25 मिलीग्राम, इनेलिप्रिल, रैनिटेक 5 to 10 मिलीग्राम, लिसिनोप्रिल, जेस्ट्रिल 5, 10, 20 मिलीग्राम। नर्सिंग केयर क्या होगा? कॉशन पेशेंट टू अवॉइड सडन पोजीशन चेंज टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पेशेंट को एहतियात के साथ बताना है कि अवॉइड करें, मेडिसिन लेते ही फौरी तौर पे पोजीशन चेंज ना करें, ठीक है। उसके बाद टेल पेशेंट बताना है कि ड्रग की वजह से आपका माउथ ड्राई हो सकता है या फिर आपको कफ भी हो सकती है। पेशेंट को वार्न करना है कि वो मेडिकल अप्रूवल ले बिफोर टेकिंग सेल्फ प्रिस्क्राइब। अगर आप खुद से कोई भी मेडिसिन ले रहे हो कोल्ड प्रिपरेशन के साथ, मतलब अक्सर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है हमारी फैमिली में से या घर में या हम किसी को देखते हैं, फौरी तौर पे हम लिख के दे देते हैं नॉर्वेक्स ले लो, कैपोटीन ले लो, लिंसोप्रिल ले लो, ठीक है, तो हमें नहीं देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ही बात करनी चाहिए। कंट्राइंडिकेशन उन पेशेंट में होती है जो कि ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। यूज़ कॉशियसली, एहतियात से इस्तेमाल करें उन पेशेंट के लिए जिनको रीनल फंक्शन प्रॉब्लम है या सीरियस ऑटो इम्यून कोई भी डिजीज़ है। अब हम देखते हैं अर्ब्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आता है, ये एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक करती है ताकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपके एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड ना हो और ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट ना करे। इसके नतीजे में ब्लड वेसल्स इनलार्ज हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ईजियर होता है कि हार्ट आपका ईजिली पंप करे ताकि हार्ट फेलियर कैन इम्प्रूव, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसके नतीजे में हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके नतीजे में किडनी की प्रोग्रेशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, लो नहीं होता तो किडनी के अंदर सोडियम की रिटेंशन होती रहती है। रिड्यूस एंजियोटेंसिन 2 यानी कि ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करता है और इसका कम होना, एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन जब होती है, रिड्यूस जब होती है, एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है जिसके नतीजे में वेजोडाइलेशन होती है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, वाइडन चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन रिलीज, एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करवाता है। एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है बाय रिड्यूसिंग, किसको रिड्यूस करता है? एंजियोटेंसिन 2 को रिड्यूस करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स को
लीड्स करवा सकता है लेस एल्डोस्टेरोन प्रोमोटिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन विच फर्दर लोअर्स ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर कम एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा तो सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि जब बॉडी से सोडियम निकलता जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा। इंडिकेशंस क्या होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं, हार्ट फेलियर में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, नेफ्रोपैथी इन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी का हो जाना, उसमें भी हम इसको देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? इसके लास्ट में आता है टान। टान से आप इसको याद कर लें, ठीक है, TAAN, टान। लोसर्टान, कोजार, पोटेशियम 25 एंड 50 मिलीग्राम। टेंसिन DS 100 मिलीग्राम। वेलसर्टान डायोवेन 80 मिलीग्राम। टेलमिसर 20, 40, 80 मिलीग्राम। नर्सिंग केयर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है वही लें। वार्न करेंगे कि अपनी मर्ज़ी से ड्रग को स्टॉप ना करें एब्रप्टली, मतलब कि क्विकली तौर पर। पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि अवॉइड करें सडन चेंजेस इन पोजीशन को फौरी तौर पे चेंज ना करें, ताकि आप डिजीनेस से बच सकें और फेंटिंग, गिरने से बच सकें। फॉर एग्जांपल, आपने बैठे बैठे मेडिसिन लिया, अब आप फौरी तौर पे खड़े होकर चलने लगोगे तो आप गिर जाओगे। पेशेंट को वार्न करना है कि फिजिकल एक्सर्शन स्पेशली इन हॉट वेदर, गर्मियों में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से परहेज़ करें। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और कंट्राइंडिकेशन? कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट सेंसिटिव टू, वो उनमें नहीं देंगे जिनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर से सेंसिटिव हैं वो, तो उसमें हम नहीं देंगे। और यूजुअली ये कॉशियसली इस्तेमाल की जाती है जो कि रिनल फंक्शन और हेपाटिक डिसफंक्शन, जिसको किडनी प्रॉब्लम हो या लिवर प्रॉब्लम हो तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। डायूरिटिक्स हम देख लेते हैं। डायूरिटिक्स क्या है? डायूरिटिक ऐसी ड्रग है जो कि रेट क्या यूरिनेशन के रेट को बढ़ाती है और फोर्स डायूरिसिस करवाती है, यानी कि बार बार यूरिन की प्रोडक्शन होना। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं डायूरिक्स की तमाम जो डायूरिटिक्स होती हैं वो एक्सक्रीशन करवा देती हैं वाटर की आपकी बॉडी से, और इसके नतीजे में डिस्टिंक्ट में, यानी कि आप जब डोज लेते हो तो उसके नतीजे में क्या होता है, यूरिन की एक्सक्रीशन होती है और आप डिहाइड्रेशन में चले जाते हो। डायूरिटिक्स हमारे पास टाइप्स हैं। लूप डायूरिटिक्स जैसे कि फ्रूसमाइड इनहिबिट करती है बॉडी की एबिलिटी को कि वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब ना करे, जिसके नतीजे में जो असेंडिंग लूप होते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, वो वाटर की रिटेंशन करवाते हैं यूरिन में, और वाटर नॉर्मली वाटर क्या करता है, सोडियम को बैक फ्लो करवाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि सोडियम सेल से बाहर आता जाएगा और यूरिन क्या करेगा, आपकी बॉडी से निकलता जाएगा। थायजाइड्स जो है डायूरिटिक्स होते हैं। इसके अंदर आता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एक्ट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में और इनहिबिट करता है कि ये भी सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, यानी कि वाटर की रिटेंशन करवाता है यूरिन में, ठीक है। और जैसे जैसे वाटर नॉर्मली फॉलो करता है पेनिट्रेटिंग सॉल्यूट्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होने के नतीजे में वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, जो कि बॉडी में रिटेन हुआ होता है वो भी निकल जाता है। कनकम्पिटेंट रिलेशनशिप विद सोडियम लॉस विद कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पर इफेक्ट करता है। लूप डायूरिटिक्स आपको पता होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायजाइड्स का पता होना चाहिए। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरिटिक्स एक डायूरिटिक क्लास है जो कि पोटेशियम की सिक्रीशन को यूरिन में बढ़ाती है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरिटिक्स को क्या करती है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बचाती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। ऑस्मोटिक डायूरिटिक्स एक कंपाउंड फॉर्म में होती है, जैसे कि मैनिटोल, एक फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन ये रीअब्जॉर्ब नहीं होती, और ये प्रेजेंस लीड कर सकती है कि ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी यानी फिल्ट्रेशन में, ताकि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे और वाटर भी यूरिन के साथ रिटेन हो जाए। हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। लूप डायूरिटिक्स क्या है? एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड आपकी बॉडी से चला जाए, यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ाती है। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, सोडियम की इनहिबिशन करवाती है, पोटेशियम की और क्लोराइड की। थिक असेंडिंग यानी कि लूप ऑफ द हैनले जो किडनी में प्रेजेंट होता है उससे इनहिबिशन करवाती है सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड की। एग्जाम्पल हमारे पास फ्रोसामाइड, जिसको हम लैसिक्स कहते हैं, अक्सर एडिमा में भी ये दी जाती है। ब्यूमेटामाइड, ब्यूमेक्स, टोर्सिमाइड, डेमाडेक्स यूजेस एडिमा में दिया जाता है, हाइपरटेंशन में, और इसके साइड इफेक्ट क्या है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इंक्रीज यूरिनेशन। थायसाइड्स क्या है? एक ऐसी क्लास ऑफ डायूरिटिक्स है जो कि एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करती है, यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ाकर। ये वर्क करती है सोडियम और क्लोराइड की इनहिबिशन करवाती है। कहाँ पे करवाती है? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसमें आपके पास मेडिसिन आती है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथाइलिडोन एंड इंडोपामाइड।
हाइपरटेंशन और एडिमा में देते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? यूरिनेशन बढ़ाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करना और डिहाइड्रेशन करवाना। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कौन सी होती हैं? एक ऐसी क्लास ऑफ डायूरेटिक्स है जो कि एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करती है और पोटेशियम को कम से कम लॉस करवाती है, जैसे कि स्पेरेनोलेक्टोन, एल्डेक्टोन। ये क्या करती है? एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एम्लोराइड ये क्या करती है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। उसके बाद आ जाती है ट्राइमेटोरोन, डायरिनियम, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडिमा, हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलिमिया प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट्स है हाइपरकैलिमिया, पोटेशियम बढ़ जाएगा क्योंकि पोटेशियम क्या हो रहा है? बॉडी से नहीं जा रहा। गायनेकोमेस्टिया यानी कि विद स्पायरोनोलेक्ट्रॉन, स्पायरोनोलेक्ट्रॉन का एक साइड इफेक्ट है कि मेल्स में गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो सकती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक भी एक क्लास है जो कि एक्सेस वाटर को, एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करती है, यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ा के ये वर्क करती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, जो कि इनिबिशन करवाता है कि वहाँ पर यूरिन वाटर की और मुख्तलिफ आइंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसमें मैनिटोल कॉमनली है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करती है। मतलब मैनिटोल अगर किसी की हेड इंजरी हो जाती है और उसके इंट्रा ICP यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें भी मैनिटोल देते हैं। यूजेस क्या है? सेरेब्रल एडिमा यानी कि ICP को कम करने के लिए भी दिया जाता है और एक्यूट ग्लूकोमा को भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। साइड इफेक्ट में डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है? टू ट्रीट और प्रिवेंट एक्यूट रीनल फेलियर के लिए दे सकते हैं। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एसाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें प्रोटीन लीकेज होती है। टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस के लिए भी दिया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? लूप डायूरेटिक्स में आपके पास आता है फ्रूसमाइड, लेसिक्स, LL से आप इसको याद कर लें। पोटेशियम PS से याद कर लें, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पेरेनोलेक्टोन, एल्डेक्टोन। 20, 40, 80 मिलीग्राम पर ओरल देते हो आप ये, 25, 50, 100 मिलीग्राम पर ओरल देते हो। ऑस्मोटिक डायूरेटिक ग्लिसरीन या ग्लिसरोल, आइसोसोरबाइड, मैनिटोल। 500 ml IV में आता है, IV सॉल्यूशन होता है, जैसे कि नॉर्मल स्लाइन होता है उसको हम डायरेक्ट अटैच कर देते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स, क्लोरोथाइजाइड, इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड मेटोलेजोन, ये इसके ट्रेड नेम है। ठीक है, क्लोरोथाइजाइड का है डायरल, इंड्रोपामाइड का है लोजोल, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का है हाइड्रोयूरिल, मेटोलेजोन का है जोरोक्सोलोन एंड ड्यूलो। 250 मिलीग्राम इंजेक्शन 5 ml यानी कि 5 ml में इसको हम डाइल्यूट करके फिर लगाते हैं। साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन क्या है? कंट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट के लिए जिनको एन्यूरा हो, एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एन्यूरिया, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो। हाइपोवोलीमिया, हाइपोकैलिमिया और हाइपोनेट्रीमिया में हम नहीं देते, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में नहीं देते। अगर लूप डायूरेटिक्स आप दे रहे हो, फीवर, वर्टिगो, हेडेक या वीकनेस, लेसिक्स टॉक्सिसिटी की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये आपके पास MCQs आ सकता है कि अगर पेशेंट ने लेसिक्स ली है, अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो कौन सी मेडिसिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हो रही है? तो आंसर आपका होना चाहिए लेसिक्स टॉक्सिसिटी की वजह से। गाउट भी हो सकता है क्योंकि यूरिक एसिड्स की ब्रेकडाउन होगी और वो आपके जॉइंट्स में चला जाएगा, और सीजर्स यानी कि फिट्स भी पड़ सकते हैं। नर्सिंग केयर क्या है? मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, उसका वेट देखेंगे, पेरिफेरल एडिमा देखेंगे, ब्रीथ साउंड देखेंगे, BP देखेंगे, ब्लड प्रेशर, IO चार्ट देखेंगे और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि स्टैंड स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेस, यानी कि पेशेंट डायरेक्टली स्टैंड ना हो, स्लोली स्टैंड हो ताकि डिजीनेस से बचे। आंखों के सामने अंधेरा आना उसको हम कहते हैं डिजीनेस। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि रिपोर्ट करें अगर रिंगिंग इन द एयर यानी कि टिनिटस हो रहा है, या सीवियर एब्डोमिनल पेन है, या फिर फीवर है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है लेसिक्स की टॉक्सिसिटी की वजह से तमाम चीज़ें होती हैं। तो पेशेंट अक्सर आपको लेसिक्स लेने के बाद कंप्लेन करता है। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है जो हार्ट रेट के अंदर चेंजेस लेकर आता है, उसको हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। जैसे कि पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है एड्रेनालिन की वजह से या एट्रोपिन की वजह से। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है जो हार्ट रेट को कम करता है बीटा एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एडेनोसिन की वजह से। आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? जो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर चेंज लेके आता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, डोपामीन और एड्रेनालिन को बढ़ाना। नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? बीटा एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? ये रिफर्स करता है कि ऐसी मेडिकेशन जो कि आपके कंडक्शन इम्पल्सिस को, AV आर्टियोवेंटिकुलर इम्पल्सिस नोड को, वेलोसिटी को कम करें या उसके अगेंस्ट काम करें। तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि कंडक्शन को बढ़ाना डोपामीन की वजह से। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट डिगॉक्सिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से।
नेक्स्ट टॉपिक इज आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग 3 क्लिनिकली अप्रूव आइनोट्रोप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कार्डिया ग्लाइकोसाइड्स जो कि डिजिटलिस डेरिवेटिव्स डिगॉक्सिन एक प्लांट है उससे बना है। सिम्पैथोमिमेटिक्स एपिनेफ्रीन, डोपामीन, एंट्रोपिन, डोब्यूटामाइन, डोब्यूट्रिक्स, नोरेपिनेफ्रीन, लिपोफेट, आइसोप्रोटेनोरोल, आइसोप्रिल, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर, एम्ब्रिनॉन, इनोकोर, मरीनोलोन, प्राइमेकोर। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ आइनोट्रोप्स है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज आ गया। तमाम के तमाम इसके अंदर डिजिटलिस ड्राइवेज डेरिवेशन होती है। ड्राइव फ्रॉम फॉक्स ग्लव्स एक प्लांट है बेसिकली, वहाँ से इसको ड्राइव किया गया है। डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड एक डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके कार्डिक मसल्स पर और आपके हार्ट के कंडक्शन सिस्टम पर। एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, ये क्या करती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करवाती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, अफेक्ट होता है साइनोएट्रियल नोड्स का और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स का। तो ये आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यूज के डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ दीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं? फोर्स इंक्रीज हो जाती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है पॉजिटिव आइनोट्रॉप की वजह से, हार्ट रेट स्लो हो जाता है नेगेटिव आइनोट्रॉप की वजह से, जिसको हम कहते हैं क्रोनोग्राफिक इफेक्ट। डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है एवी नोट की। और डिगॉक्सिन एक मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की। डिगॉक्सिन मोस्ट कॉमन ड्रग है, ये आपके पास एमसीक्यूज है। डिगॉक्सिन क्या है? डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर कैसे करते हैं? डिगॉक्सिन जब भी हम एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावेनियसली करते हैं या ओरली देते हैं। आईवी इंजेक्शन जो है शुड बी कैरिड और 15 मिनट्स देते हैं। 15 मिनट्स के देने के बाद जो है इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अवॉइड करेंगे वेजोकंस्ट्रिक्शन इसमें ना हो। इंट्रामस्कुलर डिगॉक्सिन अगर देंगे तो एब्जॉर्ब अनप्रिडिक्टेबली यानी कि प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके नतीजे में लोकल पेन होगा, तो इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते। ऑनसेट एक्शन 0.5 to 2 आवर ओरली इसका काम यह काम करती है अपना, और 5 to 30 मिनट्स आईवी में अपना काम कर जाती है। यानी कि ओरली 5 से 2 घंटे इसको लगते हैं, 0.5 से लेकर 2 घंटे तकरीबन इसको लग जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और वर्किंग के लिए। और अगर हम आईवी देंगे तो 5 to 30 मिनट्स में हो जाएगा। डिगॉक्सिन लोडिंग डोज क्या है? लोडिंग डोज जो होती है डिगॉक्सिन की वो 0.5 मिलीग्राम होती है देन, और उसके बाद 0.25 मिलीग्राम होती है। फिर हम इसको हर 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करते हैं। 2 डोजेस देते हैं तो 1 मिलीग्राम पर डे देते हैं। डाइल्यूट होती है 0.9% सोडियम में, 5% डेक्सट्रोस वाटर में और डिस्टल वाटर में डाइल्यूशन करके लगाई जाती है। डिगॉक्सिन हम ओरली भी देते हैं लेकिन वो स्लोअर ऑनसेट पे काम करती है और उसका इफेक्ट ज़्यादा पीक पर होता है। ओरली में कम तो एब्जॉर्प्शन तो कम होती है लेकिन काम सही करती है। डिगॉक्सिन मेंटेनेंस डोज क्या है? इनिशियल थेरेपी जो होती है डिगॉक्सिन की वो आमतौर पर स्टार्ट होती है 0.125 से 0.375 मिलीग्राम पर डे। सिम्पैथोमिमेटिक क्या है? सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि स्टिमुलेट करवाती है बीटा 1-2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर आपके मायोकार्डियम में, ब्लड वेसल्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो डोपामीन, एंट्रोपिन जिसको हम कहते हैं 200 मिलीग्राम 5 ml के एम्प्यूल आते हैं। एक केमिकल प्रिकर्सर साइन है एपिनेफ्रीन का, स्टिमुलेट करवाता है। एक्शन किस पे एक्शन को स्टिमुलेट करेगा? अल्फा बीटा एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को। उसके बाद इसका जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है रिलेटेड टू द डोज डिलीवर्ड, ठीक है, इसका एक ख़ास किस्म का इफेक्ट भी होता है। लो डोज अगर आप दोगे तो रिनल डोज अगर आप देते हो 0.5 से लेके 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट डोपामिनर्जिक इफेक्ट काम करेगी। वेजोडाइलेशन होती है रिनल एंड मेसेंट्रिक आर्टरीज की, प्रोमोट करती है ब्लड फ्लो को। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है उन पेशेंट्स में जिनको रेजिस्टेंस होता है डायूरेटिक्स से। यूरिन आउटपुट जो है इंक्रीज बढ़ जाता है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जो है सिग्निफिकेंट होता है इसका, और ये आपके ब्लड प्रेशर यानी कि हार्ट रेट पर भी इफेक्ट करती है। इंटरमीडिएट डोज आप क्या दे सकते हो? 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देते हो। बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए देते हो। मॉडेस्ट इंक्रीज करते हैं हम सिस्टमिक वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस ताकि हमारा कार्डिक आउटपुट और सीवीपी कार्डिक वेस्क्यूलर प्रेशर बढ़ जाए। वार्निंग क्या करेंगे? करेक्ट हाइपोवोलीमिया प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। हाइपोवोलीमिया शॉक तो नहीं है पेशेंट, उसको पहले हमने सही करना है। डू नॉट इन्फ्यूज पेरिफेरली आपने इसको नहीं देना। एक्स्ट्रा वेस्टेशन कैन कॉज सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस, एक्स्ट्रा वेस्टेशन की वजह से, ठीक है, सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है। एक्स्ट्रा वेस्टेशन का मतलब होता है फ्लूइड का लीकेज होना ब्लड और लिम्फ से। क्लियर? मॉनिटर करेंगे पेशेंट को केयरफुली कि वहाँ पर सर्कुलेशन एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कम तो नहीं हुई, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि पेशेंट साइनोस तो नहीं हुआ। एडवर्स इफेक्ट से क्या हो सकते हैं? टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, पल्मोनरी कंजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड का
बढ़ जाना। एंटी एरिथमिक क्या होता है? एंटी एरिथमिक एक एजेंट होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल पर काम करता है। मतलब कि ये क्या करता है, कैल्शियम इनवर्ट जो कैल्शियम आ रहा है, यानी कि इन्फ्लक्स जो हो रहा है वोल्टेज गेटेड आयन से, उसको सप्रेस करता है। कैल्शियम डिपेंडेंट एक्शन पे काम करता है। क्लिनिकली यूज इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देते हैं। एंटीरिथमिक ड्रग्स वो मेडिकेशन होती हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं ताकि हम इनको एबनॉर्मल हार्ट रिदम को बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें और उसको ट्रीट कर सकें। ये जो कंडीशन होती है ये अराइज होती हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है जब हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम या तो हार्ट बीट ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसके नतीजे में एरिथमिया होता है और एरिथमिया के नतीजे में हम एंटी एरिथमिक देते हैं। तो एंटी एरिथमिक में आपके पास क्या है, अमायोडारोन जिसको हम कहते हैं कार्डारोन 100 एंड 200 मिलीग्राम पर ओरल, और अगर आईवी देंगे तो 150 मिलीग्राम 3 ml पर आईवी। ठीक है, 3 ml आईवी के साथ हम इसको डाइल्यूट करके देते हैं। लाइडोकेन, जाइलोकेन, क्योंकि ये क्या है, एक आपके पास लोकल एनेस्थीसिया भी है और ये 1 to 2 ग्राम आईवी, यानी कि ये उसमें भी काम करता है, इसके ये भी एक फंक्शन है। क्वानिडाइन ग्लूकोनेट, क्वानिडाइन सल्फेट 200 to 300 मिलीग्राम पर ओरल। नर्सिंग केयर क्या है, स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ड्रग्स एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब। जो प्रिस्क्राइब की गई है आपने वही लेनी है। पेशेंट को टीच करना है कि वो अपनी पल्स ले, डोज लेने से पहले भी और बाद में भी, या तो आप भी ले सकते हो। टेल हिम टू नोटिफाई फिजिशियन को बताना है अगर आपकी पेशेंट की पल्स इरेगुलर हो या 60 बीट पर मिनट से कम हो। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अवॉइड करें, हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ ना करें, वो एक्टिविटीज़ जो कि उसके लिए नुकसान का बाइस बने। पेशेंट को बताना है कि लिमिटेड फ्लूइड ले, साल्ट इंटेक भी कम ले। अगर ये प्रिस्क्राइब ड्रग ले रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है। साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन क्या है, कंट्राइंडिकेटेड उन पेशेंट में जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है ड्रग से। मैनी एरिथमेटिक्स जो हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं और उनके अंदर क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक में हम देखभाल के पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर हो जाए तब हम ये मेडिसिन कंट्राइंडिकेशन यानी कि नहीं देंगे। फिर हम आ जाते हैं नाइट्रेट्स पर। तो नाइट्रेट्स क्या है, वर्क पर रिलैक्सिंग ऑफ स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, वेजोडाइलेशन करवाती है, पेरिफेरल वेंस पर इफेक्ट करती है, आर्टरीज पर इफेक्ट करती है और इसका एक प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है वेंस पर। प्राइमरली ये क्या करती है, कार्डिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करती है। इसकी डिमांड जो होती है प्रीलोड से पहले कार्डिक ऑक्सीजन को कम करना, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। फिर क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है और वहाँ पर कोलेटरल फ्लो, इस्कीमिक रीजन अगर है यानी कि ब्लड सप्लाई अगर वहाँ रुका हुआ है तो उसको कोलेटरल दोनों तरफ बायलेटरली उसको इम्प्रूव करवाती है। तो क्लिनिकल यूज़ क्या है, एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस में दे सकते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन रिलेटेड टू सर्जरी और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी हम इसको दे सकते हैं। इसमें आपके पास मेडिसिन आती है आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट, जिसमें आपके पास 3 ट्रेड नेम निकलते हैं। एरेंटान जो कि 20 to 40 मिलीग्राम है, इसमो मोनिस 20 to 40 मिलीग्राम, मोनिक्स XR 60 मिलीग्राम होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है आइसोसोर्बाइट डिनिट्रेट, जिसमें आता है आइसोकोर D5 5 मिलीग्राम, आइसोकेट 20 मिलीग्राम, आइसोडिल 10 मिलीग्राम। ग्लिसरीन टिनाइट्रेट्स में आपके पास आता है सस्टेक 2 to 6 to 4 मिलीग्राम, नेट्रोमेट 2 to 6 to 12 to 8 मिलीग्राम। नर्सिंग केयर क्या है, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन इवनली आर्ली, हर घंटे के बाद देखेंगे। मॉनिटर करेंगे इफेक्टिवनेस क्या है, जो भी आप डोज दे रहे हो उसका इफेक्ट कितना है। ऑब्जर्व करेंगे कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा। पेशेंट को वार्न करेंगे कि इस ड्रग्स को अपनी मर्जी से डिसकंटिन्यू ना करें। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि फौरी तौर पर खड़ा ना हो मेडिसिन लेने के बाद। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को गो द ER इफ़ टेबलेट्स टेकिंग 5 मिनट्स अपार्ट डोंट रिलीव पेन। अगर आपने मेडिसिन ले ली और 5 मिनट हो गए और उसके बाद भी अगर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा तो आप जाके ER यानी कि इमरजेंसी में जाके दिखा सकते हैं। साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन क्या है, हेडेक, फ्लैशिंग, डिजीनेस होगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ये हैं, ये आपका MCQs है। नाइट्रेट्स कंट्राइंडिकेटेड होती है उन लोगों में जैसे कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आयोटिक स्टेनोसिस में, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, मेट्रल स्टेनोसिस में और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इसमें हम कंट्राइंडिकेशन देते हैं, नहीं देते नाइट्रेट्स को। वेसोडाइलेटर क्या है, वेसोडाइलेटर भी मसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है जो कि वेसल्स को डायलेट करता है। 2 टाइप के हमारे पास डायलेटर हैं, वीनस डायलेटर एंड एट्रियल डायलेटर, यानी कि वेंस को डायलेट करना और एट्रियल्स को डायलेट करना। फ़र्क क्या है, वीनस डायलेटर क्या करता है, वीनस प्रेशर को कम करता है जिसके नतीजे में प्री लोड जो है हार्ट कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अंजाइना में हम इसको देते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करता है हार्ट में से
और साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन डिमांड इसलिए कम करता है क्योंकि यहाँ पर प्रीलोड कम है, जिसकी वजह से रिडक्शन होती है, वेंट्रिकुलर वॉल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, डिक्रीजिंग साइज ऑफ द हार्ट, जिसके नतीजे में हार्ट का साइज डिक्रीज होता है। एट्रियल वेज़ोडाइलेटर क्या होता है? एट्रियल वेज़ोडाइलेशन एक ऐसी ड्रग है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है कि आप इसके अंदर सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सको, हार्ट फेलियर एंड एंजाइना को। ये क्या करता है? एट्रियल प्रेशर को कम करता है और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम करता है। ये पेशेंट को बेनिफिट देता है हार्ट फेलियर में, ताकि आफ्टर लोड जो है वो कम कर सके। याद करने वाली चीज़ ये है कि ये वीनस वाला जो है प्री लोड पे काम करता है और ये आफ्टर लोड पे काम करता है। क्लिनिकल यूज इसको हम हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है वेज़ोडाइलेटर की? हाइड्रोलाइज़ाइन, जिसमें आ जाता है एस्प्रोलाइन 25 मिलीग्राम, मिथाइल डोपा, एल्डोमेट 250 to 500 मिलीग्राम। वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे रेगुलरली, इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि जो ड्रग दी गई है, डोज दी गई है, उसी को प्रिस्क्राइब किया गया है वही ले। मॉनिटर करेंगे पेशेंट को कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि फौरी तौर पे खड़ा ना हो, ताकि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस से बच सके। साइड इफेक्ट्स एंड कंट्राइंडिकेशन क्या है? कंट्राइंडिकेटेड होती है उन पेशेंट्स में जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है ड्रग से, या जो हाइपोटेंसिव होता है, जिनका ब्लड प्रेशर लगातार लो रहता है। एहतियात से इस्तेमाल करेंगे उन पेशेंट्स के जिनको लिवर और किडनी इंसफिशिएंट प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं एंटी प्लेटलेट्स। तो एंटी प्लेटलेट्स हम देखते हैं कि एंटी प्लेटलेट्स क्या है? ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि अपेयर टू इम्पीड क्लॉटिंग बाय ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को स्टॉप करती है और एंटी प्लेटलेट्स क्लॉटिंग को इम्पीड करती है, हमें उससे बचाती है। विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन से बचाती है, एग्रीगेट होने से बचाती है। स्पेशली कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है? थ्रोम्बोक्सिन। ये भी आपका एमसीक्यूज़ है। एंटी प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स को स्टिक होने से बचाती है, ब्लड क्लॉट से बचाती है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? हमारे पास टिनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्रूशल रोल प्ले करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ताकि ब्लीडिंग जो होती है इंजरी वगैरह से उसको स्टॉप कर सकें। जब ये क्लॉट जो है इनअप्रोप्रिएटली होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ होता है, तो इसके नतीजे में एक सीरियस कंडीशन होती है, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल पे जाते हो, अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है, ठीक है, तो रात को अगर ये 2 दिन पहले किसी की आईवी कैनुलेशन हुई है, तो अक्सर हम उसको फ्लश करते हैं। फ्लश करने का मकसद होता है कि हम उसको साफ़ करते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से उसमें नॉर्मल स्लाइन आपने जो है उसमें लिए सिरिंज में, और आपने डायरेक्ट उसको पुश कर दिया, धकेल दिया, तो उसके नतीजे में जो क्लॉट बना हुआ था उसकी वजह से वो स्ट्रोक में भी जा सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। ये ब्लड एम्बोलिज्म भी होता है। और जब आप ड्रिप लगाते हो, अगर आपने एयर नहीं निकाली और आपने ऐसे लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। ये एम्बोलिज्म पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जब भी आप फ्लश करें, पहले आपने इस प्लंजर को पीछे की तरफ खींचना है और उसके बाद आपने आगे पुश करना है। क्लिनिकल यूज़ हार्ट अटैक इन स्ट्रोक में दे सकते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। कौन कौन सी एंटीप्लेटलेट्स? एसिटाइल सैलिसाइक्लेट, एस्कार्ट। एस्कार्ट तो मोस्ट कॉमन है, 75 to 150 मिलीग्राम। उसके बाद हम देते हैं क्लोपिड्रोजल, लो प्लेट प्लेविक 75 मिलीग्राम, डायपायराडामोल एंड परसेंटिन 25 to 100 मिलीग्राम। नर्सिंग केयर क्या है? अलर्ट रहना है कि इसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, जिसके नतीजे में हेडेक, ब्लीडिंग, डिजीनेस होता है। ओरल जब आप दोगे एंटीप्लेटलेट्स को, तो किसी फूड के साथ दोगे, मिल्क के साथ दोगे, एंटासिड्स और लार्ज ग्लास ऑफ वाटर लोगे, ताकि जीआई रिएक्शन से आप बच सको। होल्ड डोज एंड नोटिफाई डॉक्टर एफ ब्लीडिंग और एडवर्स रिएक्शन एट डेवलप। आपने डॉक्टर को बताना है अगर मेडिसिन लेने के बाद जीआई रिएक्शन कुछ भी हो रहा है आपको, या ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अवॉइड करें, अल्कोहल कंज्यूम ना करें, इनकरेज ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट टूथ ब्रश का इस्तेमाल करें। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कोगुलेशन से बचाता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। एंटीकोगुलेंट एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि क्लॉट की एबिलिटी को कम करती है, हेल्प करती है, ताकि हम हार्मफुल जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो एंटीकोगुलेंट प्राइमरी टारगेट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पे होती है, वो ब्लड जो कि आपके प्रोटीन ब्लड में मौजूद होता है। क्लिनिकल यूज जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस में दे सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एंटी कोगुलेंट की इसके लास्ट में आएगा IN, ठीक है, जिसमें आता है वारफरिन, कॉमेडिन। अकॉर्डिंग टू INR क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो के अकॉर्डिंग देते हैं। एंटीडोट क्या है इसका? विटामिन K है। हेपरिन, सोडियम हेपरिन 25,000 यूनिट्स 5 ml,
और ये क्या करता है, इसका एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एंटीडोट का पता होना लाजमी है। नर्सिंग केयर हम इसमें क्या देंगे, असिस्ट करेंगे पेशेंट को, अंडरलाइन कंडीशन क्या है, थेरेपी से पहले ब्लड को ड्रॉ करेंगे ताकि बेसलाइन इस्टेब्लिश कर सकें, कोगुलेशन वैल्यूज़ बिफोर थेरेपी। अगर पेशेंट को हेपरिन इन्फ्यूजन लगा रहे हो आप तो मॉनिटर करो कि उसका पीटी एपीटीटी एक टेस्ट होता है जिसको एवेलुएट किया जाता है, कैस्केड यानी कि प्रोटीन कैस्केड मैकेनिज्म होता है, हर 6 घंटे के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग इंटरमीडिएट आईवी थेरेपी यानी कि आईवी जब चल रही हो तो उसके दौरान का जो पीरियड होता है, ऑलवेज ड्रॉ ब्लड 30 मिनट्स के बाद ब्लड को आप ड्रॉ करोगे नेक्स्ट डोज के लिए। अवॉइड फाल्सली एलिवेट, अवॉइड करोगे कि वो ज़्यादा आप उसको ना बढ़ाओ, मतलब ज़्यादा ड्रिप तेज़ नहीं चलनी चाहिए। आप उसका इंटरनेशनल जो है रेशो चेक करोगे। पेशेंट ऑन वारफरिन, अगर पेशेंट को आप वारफरिन दे रहे हो तो लाजमी आपने उसका आईएनआर चेक करना है। पेशेंट को आप इवेलुएट करोगे, फैमिली नॉलेज लोगे उसकी ड्रग और थेरेपी के बारे में। फिर हम देखते हैं लवरिंग एजेंट्स जिसको हम कहते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या है, एक ऐसी क्लास ऑफ लिपिड लवरिंग एजेंट है, प्राइमरीली क्या करती है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, अदर फैट्स यानी कि लिपिड जो होता है ब्लड के अंदर उसको कम करती है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करती है जो कि लीवर से सिंथेसिस होता है, और जो एक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का, यहाँ से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है HMGCO रिडक्टेज जो कि लोअर अमाउंट कर देता है कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल की सर्कुलेशन होती है उसको ये कम कर देता है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है, सिमवेस्टेटिन, जोकोर, सर्वाइव 10 to 20 मिलीग्राम, रोस्यूवेस्टिन मॉनिटर एंड एक्सप्लेंडिड, रोलिप, रोस्यूबर 5, 10, 20 मिलीग्राम, इजिटिमाइब, इजिटा एंड इजिब्रिक्स 10 मिलीग्राम, एट्रोवेस्टेटिन, लिपिगेट मोस्ट कॉमन है, लिपिटोर, एट्रोवा, सेंसिकर, लिपोट्रिम, स्नोलिप, डिकॉल एंड ओरवा 10 to 20 मिलीग्राम। इंडिकेशंस किस किस में दे सकते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। साइड इफेक्ट इसके क्या होंगे, मसल पेन, लिवर डैमेज, हेडेक, इंसोम्निया, नींद का बिगड़ जाना, पूरा दिन नींद आना, इंसोम्निया, मेंटल कन्फ्यूजन, टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन। और ये क्या करता है, ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मज़ीद बढ़ा देता है। रैशेज़ होंगे, डिजीनेस, फटीग, जीआई अपसेट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फ्लैचुलेंस, मेमोरी लॉस हो सकती है, ड्राउजीनेस और मायल्जिया यानी कि मसल्स पेन भी हो सकता है। कंट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी, प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस को नहीं देंगे, एक्टिव लिवर डिजीज़ अगर हेपेटाइटिस ABC में हम उसको नहीं देंगे। नर्सिंग केयर क्या होगी, ऑप्टेंड कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे जिसमें कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है वो भी लेंगे, साथ में असिस्ट करेंगे बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड स्टडीज़, प्रेगनेंसी टेस्ट इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज देख के फिर हम उसको असिस्ट करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, लिवर डिजीज़ की है, मसल डिजीज़ है तो वो क्या प्रॉब्लम है। मॉनिटर करेंगे कि कंकरेंट अल्कोहल यूज़ तो नहीं कर रहा, अल्कोहल अफेक्ट करता है आपके लिवर फंक्शन को। मॉनिटर करेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड की लेवल को, इंटरवल्स ड्यूरिंग थेरेपी। मॉनिटर करेंगे CP के क्रेटीन फोस्फोकाइनेस एंजाइम, अगर मसल्स की टेंडरनेस है या वीकनेस है तो ये एंजाइम मॉनिटर करेंगे। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो लो सैचुरेटेड फैट ले, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले। If you have any question, so you may ask me in the comment section. Thank you so much.